हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय जीवों में श्वसन के समस्त अभ्यास प्रश्नों की। हमने आपकी नवीनतम पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जीवों में श्वसन के अभ्यास प्रश्नों की। तो अगर आपने पुरानी वाली क्लास नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप कक्षा 7 विज्ञान विषय के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाके आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि कोई धावक, धावक का मतलब जो दौड़ लगाने वाला रनर होता है उसको बोलते हैं धावक, दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। आपने देखा होगा कि जब दौड़ की प्रतियोगिता होती है तो जो दौड़ने वाले धावक होते हैं, जब वो दौड़ पूरी कर लेते हैं तो बच्चों वो तेजी से सांस लेते हैं। जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, वो और तेज तेज गति से सांस लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण बताना है। तो देखिए उत्तर कि जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है। दौड़ने से पहले वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, इसीलिए इसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। जब कोई धावक दौड़ता है तो वो पहले क्या करता है, अत्यधिक व्यायाम करता है, और इससे इसलिए उसको उस ऊर्जा की क्या पड़ती है, ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब वो दौड़ लेता है तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है। उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज गति से क्या करता है, गहरी सांस लेता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसके शरीर में प्रवेश कर सके और उसकी ऊर्जा की भरपाई की जा सके। ठीक बच्चों, आगे दूसरा, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं क्या है और अंतर क्या है, दोनों चीजें आपको बतानी है। समानता भी बतानी है और अंतर भी बताना है। तो पहले बात करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानता। देखो, वायवीय का मतलब है कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय का मतलब है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखो, समानता क्या है कि दोनों प्रकार के श्वसन में, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के श्वसन में जो आपकी अनुपयोगी जो ऊर्जा होती है, जिसे जनरली हम CO2 कहते हैं, वो क्या होती है, बाहर निकलती है। दोनों कोशिकीय प्रक्रम है, यानी दोनों कोशिका के अंदर अथवा कोशिका के द्वारा ही की जाने वाली प्रक्रिया है। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। दोनों ही प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। तो ये तो होगी समानता। अब बात करें अंतर की कि अंतर क्या है। तो देखो, वायवीय श्वसन की अगर मैं बात करूं तो यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहां पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रम में अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, और ये जो वायवीय श्वसन है ये माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। मैं बात करूं अवायवीय श्वसन की तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। यहाँ पर ऊर्जा वायवीय श्वसन की तुलना में कम निकलती है, और ये जो प्रक्रम है वो केवल और केवल कोशिका द्रव्य के अंदर ही होता है। तो इस तरह बच्चों हमने पहले समानता देखी कि दोनों प्रकार के श्वसन में जो अनुपयोगी ऊर्जा होती है वो बाहर निर्मुक्त होती है। दोनों ही कोशिका के अंदर होने वाले प्रक्रम है। दोनों ही प्रक्रम में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। फिर बात आई अंतर की, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने से ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वही अवायवीय में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, अवायवीय में तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा बाहर निकलती है। वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होती है,
वही अवायवीय श्वसन की क्रिया केवल और केवल कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। तो ये हमने दोनों के अंदर अंतर को भी जान लिया। आगे तीसरा, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम धूल भरे किसी वातावरण के अंदर चले जाते हैं तो हमें लगातार छींक आना शुरू हो जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है यह आपको बताना है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो जो धूल के कण हैं वो हमारे नथुनों से यानी नाक से नासा गुहा के अंदर चले जाते हैं। नासा गुहा में वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। नासा द्वार से या नासा गुहा से जो वायु है वो श्वास नली से होती हुई कहाँ जाती है, फेफड़ों में। और जब धूल कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, संवेदित करते हैं, जिसके कारण हमें क्या आती है, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। छींकने से जो अवांछित धूल के कण हैं वो वायु के साथ पुनः क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो यानी कि जब अशुद्ध कण या धूल के कण हमारे नाक के माध्यम से श्वास नली में प्रवेश करते हैं तो वहां पर जब वो नासा गुहा को पार कर जाते हैं तो फिर नासा गुहा की जो पतली परत होती है उसको वो क्या करते हैं, संवेदित करते हैं अथवा उत्तेजित करते हैं, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। और छींक के माध्यम से जो अवांछित धूल के कण है वो वापस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जो छींक आती है वो हमारे शरीर में जो अनुपयोगी धूल के कण प्रवेश किए हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, ताकि जो स्वच्छ वायु है वही हमारे शरीर के फेफड़ों के अंदर प्रवेश करे और जो गंदी वायु थी जिसमें धूल के कण मौजूद थे वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। चौथा, 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब है लगभग 75% भाग जल से क्या करना है, आपको भर देना है। इन्हें ए बी सी के द्वारा क्या करना है, आपको चिन्हित करना है। यानी एक का नाम ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी रखना है। परख नली ए में आपको एक घोंगा लेना है, परख नली बी में कोई जलीय पादप लेना है और सी के अंदर एक घोंगा और पादप दोनों को रखना है। परख नली में किस परख नली में CO2 की सांद्रता सबसे अधिक है, किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, यह आपको बताना है। तो देखो परख नली ए में क्या है, केवल और केवल घोंगा है और यह CO2 गैस को क्या करता है, छोड़ता है। परख नली बी में क्या है, जलीय पादप है, तो ये केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ही परख नली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसी समय केवल ये CO2 गैस को ग्रहण करेगा। फिर बात करें परख नली सी में, तो इसमें घोंगा और जलीय पादप दोनों हैं। तो जलीय पादप घोंगे के द्वारा छोड़ी गई CO2 को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और तो मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा CO2 किसमें होगी, तो वो परख नली ए में होगी, क्योंकि इसमें जो घोंगा है वो अधिक मात्रा में CO2 गैस को क्या करेगा, अपने शरीर से बाहर की तरफ उत्सर्जित करेगा, छोड़ेगा। अतः परख नली ए में CO2 की सांद्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। प्रश्न संख्या 5, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। क है, तिल छट्टों के शरीर में जो वायु है वो प्रवेश करती है। तिल छट्टों के शरीर में, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसके शरीर में वायु कहां से प्रवेश करती है, तो श्वास रंध्रों के द्वारा। ख है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। यानी हम जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी जो टांगे होती है उसमें कौन सा पदार्थ जमा होने की वजह से अकड़न अथवा ऐंठन आती है, तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। ग है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है। जब कोई एक सामान्य व्यक्ति आराम कर रहा होता है उस समय उसकी श्वसन दर कितनी होती है, तो 15 से 18 प्रति मिनट। चौथा, उच्च श्वसन के समय पचलिया, उच्च श्वसन के समय जो पसलियां है वो क्या हो जाती है, तो वो नीचे की ओर गति करती है, क्योंकि उस समय हवा क्या होती है, बाहर निकलती है। अगला, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी, देखो कॉलम ए में दिया हुआ है ईस्ट, डायफ्राम, त्वचा, पत्तियां, मछली और मेंढक। अब ये किसके श्वसन अंग है उससे या किससे संबंधित है उनको आपको मिलान करना है। देखो ईस्ट किससे संबंधित है, अल्कोहल से, डायफ्राम वक्ष गुहा से, त्वचा केचुआ से, पत्तियों से रंध्र, मछली से संबंधित है क्लोम
और मेंढक से संबंधित है आपके फेफड़े और त्वचा। तो इस तरह हमने अलग अलग का उचित के साथ मिलान कर दिया है। 7वां, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। आपके सामने कुछ कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो ये कैसा है, ये आपका गलत है। दूसरा, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये गलत है। एक बात सही है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्वसन केवल रात में ही होता है, तो ये गलत है। अगला है ग, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ग है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। ये बात गलत है। क्या होते हैं, उनके अंदर क्लोम यानी गलफड़े होते हैं। 6 है, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो ये कथन सत्य है। ठीक है, तो कथन नंबर 1, 2 और 4 ये असत्य है, बाकी 3 और 5 सत्य है। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों और उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर या नीचे या विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र और जीवों के नाम खोजिए और इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। पहला है, कीटों की वायु नालियां। कीटों की वायु नालियां किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है श्वास प्रणाली के नाम से। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना क्या कहलाती है, पसलिया कहलाती है। वक्ष गुहा का पेशीय जाल, वक्ष गुहा का पेशीय जाल क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। चौथा, पत्ती की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। 5वां, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़े, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं, नासा द्वार। एक अवायवीय जीव ईस्ट, श्वास प्रणाली तंत्र वाला एक जीव कौन सा है, तिल छट्टा। तो इस तरह आपको इनका क्या करना था, इनसे संबंधित जो उचित शब्द था उसको लिखना था। 9वां, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि। जो पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो जो जैसे जैसे वो ऊपरी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ की तरफ या पर्वत के ऊपरी भाग की तरफ बहते हैं, तो वहां पर जो वायु की मात्रा है वो भूतल पर उपलब्ध मात्रा से क्या होती है, कम होती है। यानी वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भूमि की तुलना में कम होती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में आपके अध्याय जीवों में श्वसन के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।